अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। क्या होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? ठीक, इस वीडियो के पार्ट में हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी वैल्यूज़, ठीक, जिनकी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं किस पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज depend on number of particle, whose value depend on number of particle, number of particles, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना पार्टिकल मिलाया गया है, प्रॉपर्टीज की वैल्यू उन पर डिपेंड करती हैं। कौन सा पार्टिकल मिलाया गया है, कौन सा सॉल्यूट मिलाया गया है, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? या इस तरह से कह सकते हैं कि पार्टिकल्स या सॉरी प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज which are independent of nature of particle, मैंने कहा ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जो डिपेंड सिर्फ करें, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड ना करें। हमने NaCl मिलाया है, KCl मिलाया है, उससे मतलब नहीं है। कितना NaCl मिलाया है, कितना KCl मिलाया है, उससे मतलब है। समझ में आ रही होगी आपको बात। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर और नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग के सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। देर आर मेनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन आवर सिलेबस। ठीक, और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से किसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर न्यूमेरिकल फिक्स है, डन है कि अब आएगा ही आएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर न्यूमेरिकल आते हैं, चारों में से एक पर आना फिक्स है और ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले हम सबका नाम लिखते हैं और फिर एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं इस पूरे वीडियो में। ठीक, और हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। हालांकि मैं न्यूमेरिकल का इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स का एक अलग से एक वीडियो बना करके इस सॉल्यूशन चैप्टर के एक पार्ट में डाल दूंगा भी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एटलीस्ट कम से कम एक न्यूमेरिकल साथ ही साथ जो है लगाते चलें। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है, अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। ठीक है, कमी आ जाना और उसका मेजरमेंट जो वैल्यू होती है, कितना कमी आई है, वो एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कई बार ये देखा गया है कि सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और वो जो वैल्यू होती है वो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस है, जो बायो में आप पढ़ते हो, उसी से रिलेटेड है। बायो के बच्चों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो। पहला है आपका, पहले हेडिंग डाल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज़, ये अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक, और इसकी कोई वैल्यू होगी तो सीधी सी बात है इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। तो हम लोग कुछ पहले एजम्पशन कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब सॉल्यूशन नहीं बना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट आपका क्या है, P0 A, ठीक। इसको बहुत पहले से हम लोग सपोज करते आ रहे हैं। एक यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। ये आपका है कोई कंटेनर जिसमें क्या है, हमने कवर कर दिया है, ये आपका क्लोज सिस्टम है जिसमें आपका कोई सॉल्वेंट मिलाया गया है, ठीक, सॉल्वेंट है। अब इसमें अगर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने मिला दिया, अगर मैंने इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन आपका सॉल्वेंट का कम हो गया, परसेंटेज आपके सॉल्वेंट की कम हो गई, यानी कि वेपर प्रेशर भी आपका कम हो जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इस कंडीशन में, ठीक है, जब कोई भी सॉल्यूट इसमें नहीं मिलाया है तब क्या है आपका P0 A, ठीक, प्योर सॉल्वेंट का P0 A। बट जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी मिला दिए हैं, जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी मिला दिया गया है तो वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है, ठीक, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और उस कम हुए वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं, PA, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, हम लोग सपोज कर लेते हैं P, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P या PA कर देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PA। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब कितनी कमी आई, ध्यान से देखिएगा, कितनी कमी आई वेपर प्रेशर में, ये कैसे पता चलेगा, P0 A माइनस PA, P0 A माइनस PA। हम लोग कर सकते हैं कि भैया इतनी कमी आ गई वेपर प्रेशर के अंदर, और इसको अगर चाहो तो डेल्टा PS, डेल्टा PS मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एंड डेल्टा PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डेल्टा PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स अगर हम लोग जैसे जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे, ये जो रिलेटिव लोअरिंग है ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी, PA की वैल्यू कम होती जाएगी, और लोअरिंग क्या होगा, अरे भाई हमने 100 ग्राम मिलाया तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, 200 ग्राम मिलाया तो वेपर प्रेशर और कम हुआ, ठीक। यानी कि जो डिफरेंस है ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, हम लोग मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का बढ़ाते जाएँ तो। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डेल्टा PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। डेल्टा PS प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, इक्वल टू का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट XB। डेल्टा PS इज इक्वल टू P0 A। XB को क्या लिखा जा सकता है, NB अपॉन NA प्लस NB, ये बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं, NB अपॉन NA प्लस NB। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। डेल्टा PS अपॉन P0 A अगर कर दिया तो ये वाला जो टर्म है हमारा ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये टर्म क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर। क्यों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाता है? क्योंकि हम पी नॉट ए मतलब इनिशियल से कंपेयर करके देख रहे हैं कि कितना कम हुआ है। ओके, इज इक्वल टू एन बी की जगह नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन बी हो गया टोटल अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। आप चाहो तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करके रख सकते हो, ठीक। लेकिन देखिए ज़्यादातर केस में क्या होता है, आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, पर ज़्यादातर केस में क्या होता है कि हम सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट लेते हैं। सॉल्यूशन हमेशा डाइल्यूट लेने का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन अगर हम हमेशा डाइल्यूट लेंगे तो जब सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट को लेते हैं तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, for small amount of solute, for small amount of solute, WB upon MB with WA upon MA can be neglected। हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके साथ इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल है तब नहीं निगलेक्ट करेंगे, यानी कि WB upon MB is very very less than WA upon MA। क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा पी एस, फॉर्मूला नया निकल करके आ जाएगा, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। ये चला गया टर्म, सिर्फ ये बचा। पूरा सॉल्व करने के बाद आता है आपका डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ये आता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। दो फॉर्मूले आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के आते हैं, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के दो फार्मूले आपके सामने निकल करके आते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं दिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, तब उसके लिए फार्मूला। अब इस पर बेस एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए, और फार्मूला आपका यही है। अगर एग्जाम में आ जाता है डिराइव करने के लिए, बड़े आराम से आप डिराइव भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पर बेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद फिर बाकी के तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल नंबर 2.6 आपके एनसीईआरटी का है, ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन अगर ये दे दिया, इसका मतलब ये सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ये दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन का मतलब सॉल्वेंट का, ठीक है। अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, a non-volatile non-electrolyte। non-volatile non-electrolyte का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे सेम रहते हैं सॉल्यूशन बनाने से पहले भी और सॉल्यूशन बनाने के बाद भी। non-volatile and non-electrolyte solid weighing 0.5 ग्राम, यानी कि ये हमारा सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है। व्हेन एडेड, क्वेश्चन जैसे नोट हो उसको पढ़ते पढ़ते क्या क्या चीज़ें गिवन है वो आप साथ ही साथ पता करते चलिए। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन का मतलब ये दे दिया है आपका सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट दे दिया है अब, ठीक। बेंजीन का मोलर वेट 78 होता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। मोलर मास पता करना है, ठीक। मोलर मास पता करना है हम लोगों को। सॉलिड सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट का मोलर मास पता करना है हम लोगों को, ठीक। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो ये हम लोगों को देखना है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है आपका प्योर बेंजीन का इतना।
ठीक, और सॉल्यूशन का इतना, मतलब वेपर प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पर फॉर्मूला आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये आपका फार्मूला निकल करके आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। इस फार्मूले पर हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक, देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। प्योर बेंजीन का प्रेशर दिया हुआ है, प्योर बेंजीन का प्रेशर कितना है, पी नॉट ए सॉल्वेंट का 0.850 इनिशियली। ठीक, पी ए जब उसमें सॉल्यूट मिला दिया गया है तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, अच्छा डाउट ये होता है कि सर यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है और आप पी ए लिख रहे हो, तो बेटा जो अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वही आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है 0.845, ये दिया हुआ है। डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपका गिवन है 0.5 ग्राम। ठीक, और डब्ल्यू और इसके बाद एम ए कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बेंजीन है C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला, मोलिकुलर मास आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ये मोलर मास होता है बेंजीन का। कोई बात नहीं, आप लोग के क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, हमें पता करना है MB, हमें पता करना है MB, और WA भी दिया हुआ है, WA कितना दिया हुआ है 39 ग्राम। वैल्यूज पुट करते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए डायरेक्ट लिख दिया जाए तो आ जाएगा आपका 0.005। ठीक है, 0.005 वैल्यू पुट करते हैं, 0.850 माइनस 0.845 अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी है 0.850 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 0.5 अपॉन एम बी हमको पता करना, हम पता करेंगे। ठीक है, इनटू एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 78 अपॉन 39। अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आपका मॉलिक्यूलर मास आता है सॉल्यूट का वो आता है ऑलमोस्ट 170 ग्राम पर मोल। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर मोलर मास पूछा है तो ग्राम पर मोल में यूनिट लिखेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो हम AMU या यूनिफाइड मास U लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे मोस्टली सबसे ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट मीन्स ये जो डेल्टा P है पी नॉट ए माइनस पी ए, इस डेल्टा P की वैल्यू पूछी जाती है, पर ज़्यादातर 60 से 70% केसेस में हम MB की वैल्यू ही पता करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्वेंट से थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल पहले इसके देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई आपने देखा होगा कि घर में भी जब एग को बॉयल किया जाता है, तो जब भी अंडे को उबाला जाता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी में क्या मिला देते हैं, सॉल्ट मिला देते हैं। सॉल्ट मिलाने से बेटा होता ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ने का मतलब क्या है कि जहाँ 100 डिग्री पर बॉयल होता था अब शायद 102 डिग्री पर बॉयल हो। 102 डिग्री पर बॉयल हो यानी कि टेम्परेचर जो है वो वाटर का इंक्रीज़ करता है। ठीक है, टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल होता है इंक्रीज़ करता है, और जो हमारा एग होता है वो और जल्दी बॉयल हो जाता है। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला देते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ का मतलब कोई सॉल्यूट मिला देते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर समझना है तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन सिंपली होती है, मैं लिखूंगा नहीं, ओरली बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर। आप लोग सब लोग जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर क्या होता है, कोई भी लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। बट एक और डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, और वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल अगर आपका वेपर प्रेशर हो जाता है, जनरली हम क्या जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक। एक समय ऐसा आता है कि वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस समय लिक्विड हमारा क्या होता है, बॉयल हो जाता है, और उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक नई डेफिनेशन अभी पता चली कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अच्छा, अब इसको ग्राफ से क्लियर किया जाए, ग्राफ से समझ लेते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग, किसके किसके बीच का ग्राफ बनाते हैं, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच का ग्राफ। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच का ग्राफ हम यहाँ पर रखते हैं टेम्परेचर और इस तरफ रखते हैं वेपर प्रेशर, ठीक। और यहाँ पर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका प्रेशर है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली 1 atm हम लोग सपोज भी करते हैं, ठीक। टेम्परेचर कुछ भी रहता है आपका लिक्विड का, धीरे धीरे आपने क्या किया, इंक्रीज किया, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर आपका बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और इस समय, ठीक है, जब वेपर प्रेशर आपका, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, और जैसे ही वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, लिक्विड हमारा बॉयल हो जाता है। और नीचे हम लोग क्या देखते हैं, नीचे यही टेम्परेचर देखते हैं, और यही टेम्परेचर आपका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। यही आपका टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। हम कहते हैं इसको TB, बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस चीज़ का है, प्योर सॉल्वेंट का है। अभी हमने इसमें सॉल्यूट नहीं मिलाया है, ये आपका है प्योर सॉल्वेंट का। अब इसमें हम थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट मिला देंगे तो वेपर प्रेशर में थोड़ी सी कमी आएगी कि नहीं आएगी, वेपर प्रेशर में थोड़ा सा कमी आ जाएगा। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और जब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा तो पैरेलल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और इस समय आकर के सॉल्यूशन हमारा बॉयल होता है। और सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको लिख देते हैं T-B, ओके, T-B। तो ये इतना ये बता रहा है, ये जो डिफरेंस है ये यही डिफरेंस है जो बता रहा है कि आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो गया, और इसको कहते हैं ΔTB, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब एक बात बताओ, जितना हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे ये ग्राफ उतना नीचे जाता जाएगा, ठीक है। जितना सॉल्यूट मिलाएंगे ग्राफ उतना नीचे जाएगा और ΔTB बढ़ता जाएगा, यानी कि ΔTB दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस ΔTB इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिपेंड ऑन मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन हम यहाँ पर नहीं लेते, चलो भाई मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। बिकॉज मोलैलिटी इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, ठीक है। बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, मोलैलिटी चेंज नहीं होती है, बट अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो मोलैलिटी चेंज हो सकती है, नॉर्मेलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है, बट मोलैलिटी चेंज नहीं होती है। ΔTB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है KB, इसको कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक। ΔTB इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड ΔTB इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन इस पर नहीं सॉल्व करते हैं, मोलैलिटी का भी फॉर्मूला जिसके पहले आपके फर्स्ट पार्ट में वीडियो के बताया गया, WB/MB, WA और ऊपर 1000, ये फॉर्मूला निकल करके आ जाता है आपका किस चीज़ का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ΔTB इज इक्वल टू KB WB/MB WA, where WB is weight of solute, MB is molar weight of solute, WA is weight of solvent in gram, and 1000 सब जानते हैं 1000 क्या होता है, एंड KB इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। KB इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हर सॉल्वेंट के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। अब इस पर बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
C6H12O6 ये फार्मूला है, इससे मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है, ये सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, WA की वैल्यू दी हुई है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं है न्यूमेरिकल में, इससे परेशान मत होगा। के भी दिया हुआ है, विलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले ये पूछ रहा है कि वाटर कब बॉयल करेगा, जब उसमें हम 18 ग्राम ग्लूकोज को मिला देंगे। 1 किलोग्राम वाटर में अगर 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तो वो कब बॉयल करेगा। हम पहले निकाल लेते हैं कि कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, डेल्टा टीबी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं, के बी इंटू WB अपॉन MB, WA इंटू 1000। ठीक, सारी वैल्यूज़ हमको पता है। ठीक है, KB की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.052। WB वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट MB कितना हो जाएगा आपका, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट निकालेंगे आपका आएगा 180 ग्राम। WA की वैल्यू कितनी दी हुई है, WA की वैल्यू दी हुई है 1 किलोग्राम। ठीक, यहाँ से ये जो मोलैलिटी है आप डायरेक्टली देख सकते हो, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करते हो 0.1 यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कि आपकी जो मोलैलिटी है वो आपकी 0.1 आ रही है। कोई बात नहीं, हम फिर भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB कितना दिया हुआ है, 18 अपॉन ये दिया हुआ है 180। WA 1 किलोग्राम दिया हुआ है, यानी कि 1000 ग्राम, यहाँ पर रख दीजिए 1000 ग्राम और ऊपर भी 1000। हाँ, KB की वैल्यू नहीं पुट की, KB की जगह एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, 0.52 इंटू 18 अपॉन 180, 1000 डिवाइडेड बाय 1000। सबको सॉल्व करने के बाद फाइनली जो डेल्टा TB की वैल्यू निकल करके आती है, डेल्टा TB की वैल्यू बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा TB की वैल्यू आती है 0.052, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.1 आएगी, 0.1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.052 केल्विन। ये आ गया आपका डिफरेंस। इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। जब इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वाटर का ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता क्या है, 373 केल्विन होता है, 373.15 केल्विन। ठीक, 373.15 केल्विन होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल करके आ जाएगा, जितना बड़ा है उतना हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 373.15 प्लस 0.052। ठीक, ओवरऑल कितना निकल करके आ जाएगा आपका 373 पॉइंट आप ऐड कर देंगे, आएगा 202 केल्विन। ये आपका बड़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में या तो आपका मॉलिकुलर वेट पूछता है या डेल्टा TB की वैल्यू पूछ करके कहता है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा। सबसे पहले ग्राफ से ये समझते हैं। नाम से क्या लग रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट जब तक रहता है तब तक कोई भी, मान लीजिए फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे ही वो सॉल्यूशन बनता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ग्राफ से समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये आपका हो गया, यहाँ पर रखते हैं टेम्परेचर और यहाँ पर रखते हैं वेपर प्रेशर। ठीक, हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट की जैसे बॉइलिंग पॉइंट में डेफिनेशन बताई थी, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि वेपर प्रेशर, टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते हैं वेपर प्रेशर भी आपका कम होता है। ठीक, टेम्परेचर कम करते 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 इतना कम कर दिया जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड अगर सेम हो जाए। ठीक है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एट दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। मान लीजिए कि फिक्स किसी टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर है ये। ठीक है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है,
टेम्परेचर कम किया, वेपर प्रेशर कम हुआ, कम होते होते इस टेम्परेचर पर आकर के एक समय ये आया, इस टेम्परेचर पर आकर के इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो गया TF, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF, और ये आपका वेपर प्रेशर हो गया लिक्विड का। ठीक, अब ये तो था आपका सॉल्वेंट का, बट अब अगर इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिया, अगर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट मिला देंगे तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। भाई लोअरिंग वेपर प्रेशर भी पढ़ा तो है आपने, वेपर प्रेशर कम होगा और फिर जब उसको ठंडा करेंगे ठंडा करेंगे ठंडा करेंगे, अब वो आकर के इस टेम्परेचर पर, ठीक, T-F इस टेम्परेचर पर बॉयल होगा, और ये जो डिफरेंस है डेल्टा TF कहलाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन का ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, और इसी डेल्टा TF को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिस डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन हम लोग क्यों ले रहे हैं बार बार, मैंने पहले भी बताया अभी। मोलल कंसंट्रेशन का मतलब होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पूरी तरह से, क्योंकि मोलैलिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, और यहाँ पर भी हम लोग लेंगे मोलैलिटी। एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मोलैलिटी। KF को हम क्या कहते हैं, जैसे हमने KB को इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा था, KF को हम क्या कहेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। KB को दो नामों से हमने देखा था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर या इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। वैसे KF आपका क्या होगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको और इलेबोरेट अगर किया जाए तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मोलैलिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MB वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू नीचे क्या हो जाएगा आपका WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में रख रहे हो तो ऊपर क्या कर दो 1000 कर दो। ये आपका आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ठीक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स की तरह ही होते हैं, इसलिए इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल अभी फिलहाल मैं नहीं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के लिए जो अलग से एक वीडियो है पूरा, उसमें हर सेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको क्लियर किए जाएंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से देखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं ऑस्मोसिस का। व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, वो क्या होता है पहले उसको ध्यान से देख लिया जाए। देखिए एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, एक कंटेनर, और उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, सेमी का मतलब आप सब जानते हैं, सेमी का मतलब क्या हुआ, हाफ। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हाफ पोर्शन को, किसी भी सॉल्यूशन के किसी भी मिक्सचर के हाफ पोर्शन को अलाउ करती है, परमिशन देती है, क्या भैया मेरे अंदर से पास होकर के दूसरी साइड जा सकते हो, कोई बात नहीं। इस तरफ हम रखते हैं प्योर सॉल्वेंट, इस तरफ रखते हैं प्योर सॉल्वेंट। ठीक, प्योर सॉल्वेंट है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इधर 1 हो गया, और इस तरफ हम लोग रखते हैं सॉल्वेंट विद सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूशन या इम्प्योरिटी। भाई मिक्सचर तो इम्प्योर होता ही है। ठीक, अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किधर ज़्यादा है, हम दो साइड बना देते हैं। ठीक है, दो साइड बना देते हैं, ये है आपका एक्स साइड और ये है वाई साइड। ठीक है, एक एक्स है, ये है वाई साइड। आपका जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है एक्स साइड, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों कम कम है वाई साइड, लेकिन कंसंट्रेशन वाई साइड की ज़्यादा है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ठीक, तो होता क्या है, जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं
कि देखते हैं कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्वेंट पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक्स साइड से वाई साइड की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाते हैं, ठीक है। यानी कि द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए परेशानी क्या होती है कि सर हमने हमेशा पढ़ा है कि हायर टू लोअर हर चीज़ मूव करती है, ये एक्चुअल में हायर टू लोअर ही मूव कर रहा है। सॉल्वेंट किधर ज़्यादा है, एक्स साइड ज़्यादा है और वाई साइड कम है, बट हम लोग कंसंट्रेशन को सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि लोअर टू हायर, ठीक है। सॉल्वेंट नो डाउट एक्स साइड ही ज़्यादा है, पर कंसंट्रेशन वाई साइड ज़्यादा है। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो है ये एनिमल्स के ब्लैडर जो होते हैं उनसे बनी होती है, ठीक है। वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, वो बायो का पोर्शन है भाई, बायो में पढ़ना आप। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, नो डाउट, ठीक। अब अगर बताइए, अगर हम इस तरफ कुछ प्रेशर लगाने की कोशिश करें, ठीक, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूँ, अगर वाई साइड में थोड़ा सा प्रेशर लगाऊं, वाई साइड अगर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर लगाने की कोशिश करूं मैं, तो धीरे धीरे आपका ये जो मूवमेंट है जो एक्स से वाई की तरफ हो रहा है, ये मूवमेंट आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा कि नहीं, ठीक भाई। जाहिर सी बात है वाई साइड अगर प्रेशर लगाएंगे तो ये मूवमेंट की जो प्रोसेस है उसकी स्पीड है ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, और प्रेशर लगाएंगे ये मूवमेंट और स्लो होगा, और प्रेशर लगाएंगे और स्लो होगा, प्रेशर लगाते जाएंगे स्लो होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक। उस प्रोसेस को उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको डिनोट करते हैं पाई से, उसको डिनोट किया जाता है पाई से। दैट मीन्स प्रेशर या एक्सेस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, द एक्सेस और एक्स्ट्रा प्रेशर required to stop या prevent the process of ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, ठीक है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जितना हम लोग एक्सेस प्रेशर लगाते हैं उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और ये एक्सेस या एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इसको डिनोट करते हैं पाई से। इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, पाई से, ओके। अब कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ हम लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आप लोगों ने किशमिश देखा होगा, किशमिश को रात भर अगर हम लोग छोड़ देते हैं पानी में, ठीक है, किशमिश को अगर रात को छोड़ देते हैं पानी में, सुबह देखते हैं वो किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है आपका वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, बाहर से अंदर चला जाता है, ठीक है। फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। एक एग्जांपल हुआ। अच्छा, डेली लाइफ में एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, जो माता जी लोग होते हैं, आम काट करके कहाँ पर, छत पर सूखने के लिए रख देती हैं। छत पर सूखने के लिए जब रखती हैं तो क्या करती हैं, नमक और हल्दी का एक थोड़ा सा मिक्सचर लगा देती हैं उसके सरफेस पर। उससे क्या होता है कि बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और लिक्विड यानी कि उस आम के अंदर का पानी अंदर से बाहर की तरफ आने लगता है और वो अचार क्या हो जाता है, सूख जाता है। और आप 1 से 2 दिन बाद देख सकते हैं वो पानी जो है उसमें, उस टब में या उस जो भी कंटेनर है उसमें किनारे अलग से पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके ऑस्मोसिस के, ठीक। अच्छा, एक और चीज़, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर तक तो प्रेशर लगा दिया, हम नहीं मान रहे। अगर हम और उसके बाद भी प्रेशर लगाते रहें
तब क्या होगा, तब ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब y से x की तरफ अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दे तो, और उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी RO प्रोसेस का यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। जो हम लोग घरों में आजकल पानी पीते हैं ना, RO प्यूरिफायर, वो क्या होता है, वो यही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर ही डिपेंड करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हुआ कि इफ़ द प्रेशर, ठीक है, इफ़ द अप्लाइड प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर को हम अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या कर दें, बढ़ा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर दें, तो क्या हो जाएगा, इफ़ अप्लाइड प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, तो क्या होगा, जो आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। अब ये चीज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हो गई, ये चीज़ हम लोग को ध्यान देनी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन एक पढ़ा है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या पढ़ा है आपने, PV इज इक्वल टू nRT फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। देन P इज इक्वल टू N/VRT हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। N/V क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कंसंट्रेशन। इसको MRT मोलर कंसंट्रेशन या CRT हम लोग लिख सकते हैं, CRT। और इस पाई को हम लोग रिप्लेस करते हैं, सॉरी P को रिप्लेस करते हैं पाई से, ठीक है। P को रिप्लेस करते हैं पाई से, क्योंकि पाई से ही डिनोट किया जा रहा है आपके पाई से डिनोट किया जा रहा है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो पाई इज इक्वल टू, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, P is replaced by pi, P is equal to pi and pi is equal to CRT। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन निकल करके आ गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन इत्तेफाक से इस साल के सिलेबस से वो निकाल दिया गया है, तो इस सेशन के वीडियोस में, ठीक है, इस सेशन के वीडियोस में वो पोर्शन हम लोग नहीं डाल रहे हैं। इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा या बिना मतलब की चीज़ें पढ़ करके टाइम वेस्ट करने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, वो अलग से कुछ वीडियोस डाल करके आप लोगों तक पहुंचा जरूर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज रहे। पर जो सिलेबस के वीडियोस बन रहे हैं उसमें जो इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो आपका बिल्कुल नहीं डाला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कम पढ़िए, काम का पढ़िए, मार्क्स गेन करिए, ओके। अब इसके बाद जो हम लोगों का जो नेक्स्ट पोर्शन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स।